हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। मैं आप सभी लोगों का बेहद खुशी से और गर्मजोशी से आप लोग का स्वागत और वेलकम करता हूं हमारे चैनल पे, जो कि बुक रिव्यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और खुश और हैप्पी होंगे। आज जिस किताब का मैं रिव्यू आप लोग के सामने लेकर आया हूं, उस वो किताब कुछ है ही आज एक अलग किताब। मतलब अभी थोड़ी देर के अंदर जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो यू गाइस विल नो कि ये किताब कैसी है और इसकी डिटेल जो है वो हम आपको देंगे। तो चले बढ़ते हैं हम अपने पहले मरहले की तरफ, जो कि है हमारा ऑथर इंट्रोडक्शन। तो आज साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो किताब हम रिव्यू कर रहे हैं उस किताब का नाम है लेटर टू मलेना, या लेटर टू आप कह लें, मिलाना या मलेना, वट एवर यू गाइस कैन प्रोनाउंस इट, आप उसको कह सकते हैं। बट लेटर टू मिलाना जो है आज किताब का नाम है हमारी। और अब इसके जो राइटर हैं वो हैं फ्रांज काफ्का। फ्रांज काफ्का के ऑथर हैं, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फ्रांज काफ्का जो थे वो एक जर्मन स्पीकिंग नॉवेलिस्ट थे। मतलब वो एक जर्मनी एक कंट्री है, उनके वो एक स्पीकिंग नॉवेलिस्ट थे। वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में नावल लिखते थे। वो जो है जुलाई 3 1883 में प्राग में पैदा हुए। उनका जो बेसिक फोकस्ड एरिया था, जो इनका बेसिक एंड फोकस्ड एरिया था, वो जिस टॉपिक के बारे में वो लिखते थे वो रियलिज़म और फैंटास्टिक जॉनरे से ज़्यादा रिलेटेड होता था। उन्होंने जो है 20th सेंचुरी में अपना एक बहुत बड़ा तमगा हासिल किया कि उनको 20th सेंचुरी में लोग एज अ लिटरेचर में फादर ऑफ लिटरेचर के नाम से भी जाने जाते हैं वो, कि उन्होंने लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया 20th सेंचुरी में। उनके कुछ ज़बरदस्त से नावल हैं जो उन्होंने वर्क किया है। मैं उनके नाम भी बताता चलूँ साथ साथ आपको। उनका जो बहुत अच्छा वर्क था जिसका नाम है मेटाफोर्सिस, एक उनका नावल था द ट्रायल, और एक उनका नावल था द कासल। इन तीनों नावल को जो है बड़ी मशहूरी और फेम हासिल हुआ, क्योंकि इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी खिदमत जो है वो अदा की थ्रू दिस नावल। बढ़ते हैं ऑथर के थोड़े से रिव्यू की तरफ मज़ीद। उनकी खिदमत के बिहाफ पे जो है उनको ये एक काइंड ऑफ एप्रिसिएशन मिला कि आप प्रिविलेज कह लें इसको, कि उनका जो नाम है ना वो डिक्शनरी के अंदर, मतलब अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें फ्रांज काफ्का को एक प्रिविलेज एप्रिसिएशन मिली है इंग्लिश लिटरेचर की तरफ से, कि काफ्का सिक जो है ना वहाँ पे, मतलब अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ होगा काफ्का सिक। तो ये इनको एजाज़ और प्रिविलेज मिला है जो उनके नाम से एक वर्ड डिक्शनरी में दिया गया है। तो ये हुआ हमारा ऑथर रिव्यू कंप्लीट। देखें, ऑथर रिव्यू देना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम किताब के बारे में तो पढ़ लेते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि उस किताब को लिखने वाला भी कोई राइटर है, उसकी भी कोई बैकग्राउंड है, वो भी कोई मतलब उनकी भी कोई खिदमात हैं और उन्होंने भी वर्क किया है। तो वी शुड नो कि जो राइटर हैं उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये हुआ हमारे ऑथर का रिव्यू कंप्लीट, फ्रांज काफ्का का। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बुक रिव्यू लेटर टू मलेना। मैं किताब को शुरू करने से पहले ही फ्रांज काफ्का का एक कोट है जो उन्होंने किताब की शुरुआत में ही लिखा है, मैं वो बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक
हैरत अंगेज़ और मतलब दुख से भरा हुआ एक उनका कोट है। मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि ट्रांसलेट करूँ उर्दू में। वो लिखते हैं, यू आर द नाइफ आई टर्न इनसाइड देयर इज़ लव। वो ये कहना चाहते हैं कि जिनको वो मुखातिब कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि आप जो है मेरे लिए एक छुरी हैं जिसको मैं अपनी बॉडी के अंदर टर्न कर चुका हूँ, मतलब घोंप चुका हूँ, और ये मेरा प्यार है। कहना वो यही चाहते हैं कि वो जिनसे प्यार करते हैं वो उनके लिए एक छुरी की मानद हैं, जिनको वो अंदर की तरफ मरोड़ रहे हैं और उनसे उनको नुकसान ही नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये है पहला उन्होंने कोट जो है लिखा किताब को शुरुआत में। और उनका एक और बड़ा फेमस कोट है जो वो लिखते हैं इस किताब में, द रिटन केसेस डोंट रीच देयर डेस्टिनेशन रादर दे आर ड्रंक ऑन द वे बाय द गोस्ट। वो लिखते हैं कि जो लिखी हुई जो केसेस होती हैं वो उनकी डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे नहीं पहुंचती हैं, बल्कि वो जो हैं पी जा रही होती हैं, जो है ना गोस्ट, जो जिन्नात होते हैं वो उनको पी रहे होते हैं इन द प्रोसेस। अब जो है जो नावल है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो इस किताब का एक थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड हो जाएगा, जिससे आप लोग को ये पता थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाए कि किताब किस बारे में और किताब में क्या कंटेंट जो है वो लिखा गया राइटर की तरफ से। ये जो है इस नावल में 1920 में ये कहानी स्टार्ट होती है। 1920 में फ्रांज काफ्का एंड मलेना जो लेडी हैं जिनके बारे में इस नावल में लिखा गया है, फ्रांज काफ्का और मलेना के बीच में लव अफेयर शुरू होता है थ्रू अ लेटर। ख़त के ज़रिए इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला आप कह सकते हैं, एक मोहब्बत की आग या जज्बा कह सकते हैं आप, वो पैदा होता है ख़त के ज़रिए। मैं बताता चलूँ कि फ्रांज काफ्का जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में इनका बड़ा नाम था, तो ये बड़े वेल नोन थे 20th सेंचुरी में, एज़ आई टोल्ड इन द इंट्रोडक्शन एज़ वेल, कि उनको लोग जानते थे कि हु इज़ फ्रांज काफ्का और व्हाट डज़ ही डू। और मलेना जो थी वो एक 23 साल की महिला थी, इटली में वो रहती थी, और वो उनका जो प्रोफेशन था, या आप कह लें कि वो जो लिविंग के लिए अपनी करती थी, वो ट्रांसलेटर काम करती थी। तो उनको बड़ा शौक़ था मलेना को राइटर्स के बारे में पढ़ने का, और क्योंकि उनका काम भी ट्रांसलेशन का था तो वो राइटर्स को पढ़ती थी। तो और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि फ्रांज काफ्का मतलब इस नावल में लिखते हैं कि मलेना जो है वो मैरिड थी, मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, बट उनका हस्बैंड के साथ वो रह तो रही थी, बट उनकी जो मैरिज थी वो काफ़ी कोई अच्छी नहीं चल रही थी। दे बोथ वर हैविंग अ रियली हार्ड टाइम विद इन बिटवीन देम, फॉलिंग टाइप किस्म का उनका रिलेशनशिप था। साथ ही साथ वो इस नावल में लिखते हैं कि मलेना जो थी वो फ्रांज काफ्का के जो राइटिंग स्टाइल को और जिस तरीके से वो लिखते थे वो रिकग्नाइज़ करती थी और काफ़ी पसंद करती थी, मतलब उनको बड़ा लाइक करती थी उनके स्टाइल को लिखने का। डिस्पाइट इन दोनों के बीच में काफ़ी, मतलब फ्रांज काफ्का एंड मलेना के बीच में काफ़ी डिस्टेंस था, क्योंकि दोनों वो प्राग में रहते थे और ये इटली में, तो काफ़ी इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस सा था, जिसकी वजह से ये दोनों इतने करीब नहीं थे। बट उसके बावजूद भी जो है वो मलेना और फ्रांज काफ्का के बीच में लव अफेयर हो चुका। अब जो है वो साथ लिखते हैं कि जो लव अफेयर हुआ इसी नावल के अंदर वो किस तरीके से हुआ, क्योंकि मलेना जो हैं इस नावल में एज अ ट्रांसलेटर हैं और वो जो राइटर्स को पसंद करती हैं, इसी तरह वो फ्रांज काफ्का के भी वर्क को काफ़ी ज़्यादा
चाहती और पसंद करती थी। तो उन्होंने फ्रांज काफ्का को एक रिक्वेस्ट की, एक अपील की कि जो है ना, उनका एक नावल था फ्रांज काफ्का का द स्टोकर। तो वो चाह रहे थे कि जो है ना, वो इस नावल को जर्मन टू चेक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करें। तो ये छोटी सी जो सिंपल रिक्वेस्ट थी मलेना की फ्रांज काफ्का को, ये एक सीरीज़ ऑफ पैशनेट और प्रोफाउंड लेटर के अंदर तब्दील हो गई। इस रिक्वेस्ट के बाद इन दोनों के बीच में एक जज्बा और जुनून पैदा हुआ, जो कि इन्होंने आपस में लेटर्स को एक्सचेंज करके हासिल किया। काफ्का जो हैं, इनके आपस में लेटर जो हैं वो एक्सचेंज होते रहे, कभी वो भेजती, कभी काफ्का भेजते। ये सारा इस नावल के अंदर लिखा गया है। कभी कब कि एक लेटर एक जगह पे आके फ्रांज काफ्का जो हैं वो इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए थे डेप्थ में कि उन्होंने मलेना को ये कहा कि आप जो हैं वो मुझे लेटर ज़रूर लिखा करें, चाहे उसके अंदर एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर एक सेंटेंस ही क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर एक लफ्ज़ ही क्यों ना हो। यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि वो लिखते हैं कि अगर आप एक लफ्ज़ भी हो तो वो भी आप मुझे लिखें, क्योंकि आपके लेटर्स के बगैर जो है ना, मैं अधूरा हूँ और मैं आपके लेटर्स के बगैर ऐसा हूँ जैसे मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। तो उन दोनों के बीच में जो लेटर्स की जो एक्सचेंज हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा राइटर लिखते हैं बढ़ चुके थे। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा हो गया था कि फ्रांज काफ्का जो है वो बहुत ज़्यादा डेल्ट हो चुके थे मलेना की तरफ के। वो उनको कह रहे थे कि आप बस मुझसे बात किया करें, क्योंकि आपके बात के और लेटर के बगैर जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा सफरिंग में आ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहा क्योंकि पैशनेट लव था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बड़ा जज्बे के साथ ऐसा। तो फ्रांज काफ्का ने जो है ना, बहुत बार कोशिश की मलेना को वॉर्न करने की कि वो जो है वो मेंटली हैंडीकैप हैं, और अगर मलेना उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी तो मलेना के लिए ये चीज़ें हानिकारक हैं, मतलब मलेना के फ्यूचर के लिए और उनकी करंट लाइफ के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे साथ इन्वॉल्व होना। बट साथ ही साथ मलेना का भी यही एक प्रॉब्लम था कि उनको भी वो प्रॉब्लमेटिक स्पिरिट थी, मतलब डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स, और किसी चीज़ को अडेप्ट करना इतनी इजीली उनके हाथ में नहीं था। रिबेलियस किस्म का उनका एटीट्यूड और पर्सनालिटी थी। स्कूल में भी उनके साथ जो है वो राइटर लिखते हैं कि अजाइलम हो चुके थे उनके फादर की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे जिस वजह से उनको अजाइलम। तो फ्रांज काफ्का भी एक मेंटली सिक और राइटर लिखते हैं, और जो है मलेना जो है वो भी रिबेलियस स्पिरिट, अनस्टॉपेबल, अनअडेप्टेबल। तो दोनों का जो मैच था वो काफ़ी एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह था, मतलब जब दोनों मिलते थे, एक्सचेंज करते थे तो एक धमाका सा होता था। फ्रांज काफ्का ने इस नावल के अंदर काफ़ी बार अपना डार्क साइड जो होता है, मतलब इनर साइड जो डार्क होता है, वो मलेना को दिखाने की कोशिश की। मलेना भी साथ ही साथ फ्रांज काफ्का जो हैं उनके वर्क को अंडरस्टैंड करती थी। यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि फ्रांज काफ्का का जो ट्रेजरी वर्क था ना, अदर देन नावल, जो उनकी डायरीज़ थी और उनका बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क था, वो तक फ्रांज काफ्का ने मलेना को दे दिया था एज अ सेफ्टी, ताकि वो उसको संभालें और उसकी सेफ्टी करें। बट एक बार उन दोनों ने, राइटर लिखते हैं, एक बार उन दोनों ने फ़ैसला किया कि वो एक बार मिल लेते हैं बाय पर्सनल फ़िज़िकली। बट फ्रांज काफ्का जो हैं वो उनको लेके इतने प्योर थे कि वो लिखते हैं इस नावल में कि उनकी जुर्रत नहीं होती थी कि वो उनके बारे में उनको कभी टच करने का भी सोचें। वही लिखते हैं इस किताब में। अब ये सिलसिला यूँ चलता गया, मुलाकातें भी हुई, बट बहुत ज़्यादा प्योर लिखते हैं, प्योर एंड सेफ़ एंड क्लीन थी, क्योंकि उनके अंदर, दोनों के अंदर प्यार का जज्बा बहुत ज़्यादा था।
वो एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए थे, जिसकी वजह से फ्रांज काफ्का लिखते हैं कि वो कभी फिज़िकली हो ही नहीं पाए, क्योंकि वो मेलेना को एज अ प्योर ट्रीट कर रहे थे और अपने आप को एज अ डर्ट ट्रीट कर रहे थे, अपने हैंड्स को, कि वो मैं उनको कैसे टच करूं। ये अपने नावल में वो लिखते हैं। तो अब जो है फिर ये कहानी बढ़ती रही आगे, उनका लेटर्स एक्सचेंज है, काफ़ी उन्होंने आपस में जो भी सारी चीज़ें की वो लिखते हैं। बट फिर ऐसा हुआ कि फ्रांज काफ्का जो है वो उनको फिर यूँ हुआ कि क्योंकि ये अब कहानी की हम नावल के आखिरी एंड पे हैं, क्योंकि रिव्यू है ना, वी नीड टू कीप इट एज ब्रीफ एज वी कैन, ताकि आप लोग को एक नो हाउ हो जाए। तो राइटर लिखते हैं फिर उनके जो नेचर की वजह से ना उनको ये फ़ील हुआ कि ये मिलेना से अगर उनकी शादी हो जाती है, लेट सपोज, तो वो मिलेना को वो ड्रीम और वो एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ड्यू टू हिज नेचर। और प्लस मिलेना भी जो है इस बात पे अग्री नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड को किसी भी तरीके से छोड़े। तो फिर यूँ हुआ कि उनका जो रिलेशन था वो एंड हुआ 1924 में, ड्यू टू किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनके बीच में, वो भी इसमें ज़रूर रिटन है इस नावल के अंदर। तो 1924 में उनकी जो है वो रिलेशनशिप एंड हुआ और उसके अगले ही साल जो है वो फ्रांज काफ्का जो है वो उनकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। अब खुदा जाने कि वो क्या उनका रीज़न था, उन्होंने ब्रेकअप के टेंशन की वजह से या फिर whatever the reason was, बट उनकी डेथ हो गई। और फिर मिलेना जो है वो भी अरेस्ट हुई एक पुलिस वालों की तरफ से, किसी डीलर को वो हेल्प कर रही थी जेल के अंदर, तो उनको भी लॉकअप किया गया। और जब मिलेना को लॉकअप किया गया तो वहाँ पे वो मार्गरेट नामी राइटर से मिली, वो उनके साथ उन दोनों की दोस्ती हो गई। और मिलेना ने जो है मार्गरेट से प्रॉमिस लिया कि वो मिलेना ने मार्गरेट से प्रॉमिस लिया कि आप जो है वो किताब लिखें फ्रांज काफ्का और मेरे ऊपर, यानी मिलेना के ऊपर में किताब लिखें, ताकि उनके रिलेशनशिप के बारे में, कि उनने कैसा रिलेशनशिप निभाया और सारी चीज़ें मिलेना ने मार्गरेट को डिस्क्लोज़ की। तो ये था हमारा एक आई नो ये थोड़ा लंबा हुआ, बट इसका एक अच्छा सा मतलब रिव्यू देना ज़रूरी था, ताकि आप लोग के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो। देखें, हमारा ये सारा रिव्यू करने का कोई ना कोई मकसद है। हम चाहते हैं कि हम रीडर्स को मुतवज्जो करें, उनको उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, ताकि लोग रीडिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू, हमारी मेहनत, हमारे एफ़र्ट आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो यू गाइस शुड गिव इट अ ट्राई। एक बार इस नावल को ज़रूर पढ़ें। फ्रांज काफ्का ने अच्छी खासा अपना एक वर्क अच्छा दिया है इसमें। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को ये नावल पढ़ना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। आपके होस्ट को द अननोन गाय अपनी दुआओं में, अपनी शुभकामनाओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और दिलचस्प रिव्यू के साथ। बाय बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते।